इंटर क्लास यहाँ पर हम सारणिक या डिटर्मिनेंट पढ़ने जा रहे हैं। ये जो है वो एक घातीय उपपद समीकरणों में a1x प्लस b1y बराबर 0 और a2x प्लस b2y बराबर 0, जिसमें x और y दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो क्या है, x की और y की, वो जो है वो चर जो है वो नॉन ज़ीरो होंगे। यहाँ पर इस समीकरण को हम सॉल्व करके इस तरीके से लेते हैं कि अगर एक और दो समीकरण की तुलना की जाए तो इस तरीके से तुलना करें कि a1/a2 बराबर b1/b2 आए तो a1b2 बराबर a2b1 होगा। ठीक है, तो इसमें हमने इसको लेस करके लाए हैं, यानी a1b2 माइनस a2b1 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ डिटर्मिनेंट जो है वो आव्यूह से रिलेटेड है, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए जो हमने ये समीकरणें थी उनको लेके देखा कि जो आव्यूह है उसमें एक आव्यूह है। यहाँ डिटर्मिनेंट में जो a है वो मॉडुलस a के डिनोट कर रहा है, मॉडुलस ऑफ a इज इक्वल टू डेल्टा से निरूपित करते हैं इसको। और जो क्या है a1 v1 a2 v2, जहाँ पे r1 r2 इसकी क्या है रो और c1 c2 क्या है इसके कॉलम। तो 2/2 की मैट्रिक्स हम लेके देख रहे हैं, जिसमें जो है सारणिक आपको दे रखा है i बराबर j के लिए। तो a बराबर aij जो है m इंटू n के लिए आव्यूह है, जबकि इसमें जो a है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अवयवों के स्थान को शो कर रहा है। तो यहाँ पे जो सारणिक है वो a का मान जो है वो एक आंकिक वैल्यू है। क्या है, एक आंकिक वैल्यू, आंकिक मान है, न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, तो हम ये जानेंगे कि a जो है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो यहाँ पर अर्थात वर्ग आव्यूह के संख्यात्मक मान को सांख्यिकी कहते हैं। इसे मोड से, डेल a से प्रदर्शित करते हैं। तो एक घातीय युगपत समीकरणों में इसको अगर हम देखें तो अभी तो हमने क्या लिए थे, दो चर के लिए ली थी। अब अगर तीन चर के लिए आ जाए तो ये दो चर के लिए तो ली तो 2/2 की हुई, और ये तीन चर के लिए लेंगे तो x बराबर 0, y बराबर नॉट 0 और z बराबर नॉट 0, यानी तीनों ही नॉट 0 हैं। तो आपने ये देखा वज्रगुणन विधि में क्या देख रहे हैं आप कि वज्रगुणन विधि जो आपकी है उसमें तीनों समीकरण के अकॉर्डिंग जो है हम क्या कर रहे हैं कि जो समीकरण हमारी है x अपॉन समथिंग माइनस y अपॉन समथिंग बराबर z अपॉन समथिंग। तो ये कैसे आया, वज्रगुणन विधि हम सब पहले जानते ही, पिछली क्लासेस में हमने जानी ही थी। तो x y z का मान जो है समीकरण 1 व 2 में, समीकरण 1 में, 2 में, 3 में रखने पर इनके अलग अलग वैल्यूज आएंगी। अभी हमने इसको जो रिप्रेजेंट करा वो समीकरण 1 के लिए करा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आव्यूह का मान है वो समीकरण 1 के लिए मान जब हमने बराबर करा है तो वो मान जो है हमारा कितना आ रहा है, डेल इज इक्वल टू, ठीक है, a मॉड इज इक्वल टू a1 a2 a3 e1 v2 v3 c1 c2 c3। यही बात हमने 2 के लिए ली थी तो उसके लिए अलग था। अभी हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए 3 के लिए होगा। 3/3 की मैट्रिक्स शो कर रहा है, और जो ये वैल्यू है वो हमारी कितनी आ रही है, वो हमारी आ रही है नोट करने के लिए क्या है पॉइंट, कि पहला पॉइंट ये है कि सारणिक का मान कभी भी आव्यूह के मान के बराबर नहीं हो सकता। उसमें क्या है aij कभी भी बराबर नहीं होगा a के। ठीक है, तो यहाँ पे ये देख रहे हैं aij क्या है, उस स्थान की वैल्यू है, और a क्या है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। तो यहाँ पर हम जब ये कह रहे हैं, सेकंड पॉइंट है कि सारणिक और आव्यूह में दूसरा क्या है पॉइंट, कि पंक्ति और स्तंभ जो होंगे वो हमेशा बराबर होंगे। पंक्ति और स्तंभ जो होंगे वो हमेशा बराबर होंगे, यानी m बराबर n होंगे, यानी कि क्या होगा, ये वर्ग आव्यूह। क्या होगा, एक वर्ग आव्यूह। तो ऊपर हमने देखा था I2 जो है वो 2/2 के मैट्रिक्स, और नीचे आपने देखा 3/3 की मैट्रिक्स। तो इस तरीके से आपने ये जाना कि जो सारणिक है उसको हम आव्यूह से जो सारणिक का मान है वो कैसे है, तो ये दोनों आपस में कोरिलेटेड है। तो अभी हमने देखा सेकंड पॉइंट है आपका आव्यूह। ठीक है, अब जो सेकंड आव्यूह इसमें पॉइंट में हम देख रहे हैं कि जो आव्यूह है वो हम इसे m बराबर n, यदि आव्यूह तो हमारा m/n का कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है, यानी कि उसका रो और कॉलम कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब m बराबर n हो अर्थात वर्ग आव्यूह हो तभी ऐसा संभव है कि हम सारणिक को ले सकें। यानी कि सारणिक a का मान जो है वो a के बराबर होगा जब
वो दोनों अर्ग जो m और n है वो बराबर होंगे। ऐसी स्थिति में ये एक वर्गाव्यू को शो करेगी और वर्गाव्यू आपकी कोई भी हो सकती है, 2/2 की, 3/3 की, ठीक है। तो यहाँ पर a जो है वो a1 b1 c1 a2 b2 c2 एंड a3 b3 c3 ये काव्य को डिनोट कर रहा है, जबकि a मॉड जो है वो a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 के मॉड को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि वैल्यू जो है इसका ऑर्डर भी 3/3 का है। तो आपने ये देखा कि इसमें ऑर्डर भी 3/3 का है, तो इसकी जो वैल्यू है उसको हम ऐसे इस तरीके से लिख सकते हैं। तो जो कि लिखने का तरीका ये है, तो a मॉड इज इक्वल टू आ जाएगा a1 माइनस b1 प्लस c1 तो इस तरीके से a1 बराबर आ जाएगा a1 की पंक्ति व स्तंभ को छोड़ने पर और b1 की पंक्ति इज इक्वल टू स्तंभ को छोड़ने पर और c1 की पंक्ति और स्तंभ को छोड़ने पर। इस तरीके से जो वैल्यूज आ रही हैं वो कैपिटल a1 b1 और c1 के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे जो हम कह रहे हैं कि a1 की पंक्ति और स्तंभ को छोड़ने पर, तो a1 के लिए जब हम लेते हैं, तो a1 के लिए हमने जब लिया तो यहाँ पे इसकी पंक्ति और इसके कॉलम को छोड़ दिया, इसके कॉलम और पंक्ति को छोड़ दिया, तो जो बचा आपका वो आया b2 c2 b3 c3 b2 c2 b3 c3। इसी तरीके से जब b1 के लिए लेंगे तो अगेन ऐसे इस तरीके से आ जाएगा, एंड जब c1 के लिए लेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि किसी भी सारणिक, पहला पॉइंट क्या हमारा, किसी भी सारणिक का जो विस्तार है वो किसी एक पंक्ति स्तंभ के संगत कर सकते हैं। अब पंक्ति और उसके संगत ही कर सकते हैं, किसी एक पे डिपेंड नहीं करेगा। यह चिन्हों का जो क्रम आएगा वो आ रहा है हमारा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इस चिन्हों के क्रम को हमें याद रखना है। जो a11 के लिए है वो पॉजिटिव रहेगा, और जो आपकी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरीके से सारणी का क्रम बराबर पंक्तियों का क्रम संख्या और स्तंभों की संख्या के बराबर होगी। तो n क्रम के सारणिकों में अवयवों की संख्या अगर पूछी जाए, n क्रम किसको कह रहे हैं, n जो है हमारी क्या है, क्रम। n जो है वो हमारा क्या है, क्रम, यानी कि n/n का क्रम। तो क्रम कहला रहा है ये हमारा, इसको हमें जान लेना है कि n हम किसे बोल रहे हैं, हम n जो है वो क्रम को बोल रहे हैं। तो यहाँ पे n/n का क्रम है, यानी कि रो भी n है और कॉलम भी n है। तो सारणी का क्रम जो है वो पंक्तियों की संख्या के बराबर होगा, यानी अगर 3/3 का है तो 3 का होगा, तो हम इसे 3 ही कहेंगे, इसको क्रम को क्या कहेंगे, n, और इसी को कह देंगे हम 3 पंक्तियां और 3 ही स्तंभ है। n क्रमों के सारणिकों में अवयवों की संख्या कितनी होती है, n के स्क्वायर के, और पदों की संख्या कितने के बराबर होगी। ये हमारी जो है दोनों बातें याद रखने वाली हैं, नोट करने वाली, क्या कि अवयवों की संख्या n स्क्वायर और पदों की संख्या n फैक्टोरियल। तो यहाँ पर जो आप फैक्टोरियल को आप जानते हैं, पीछे आप पढ़ चुके थे फर्स्ट क्लास में कि इनवर्स वो जो आपका द्विपद प्रमेय है, बाइनोमियल थ्योरम, उसमें क्रमचय संचय के अकॉर्डिंग आपने जब उसमें आपने जाना था कि n फैक्टोरियल क्या है। यदि a सारणिक बराबर जो है a 2 × 2 है बराबर जो आ रही है इसकी वैल्यू, यानी कि 2 का क्रम है, तो n बराबर 2 हो गया। अवयवों की संख्या 2 का स्क्वायर यानी 4 हो गई, और पदों की संख्या 2 का फैक्टोरियल यानी कि 2 हो गई। अब यहाँ पे जो पद की बात आ रही है वो पद क्या है, जो पदों की बात आ रही है वो कोई भी पद आपका ये आ सकता है। ये हम ले सकते हैं किसी भी पद को, ये लिया आपने 1 और ये 2, इस तरीके से ये 2 पद ले सकते हैं, या फिर हम ऐसे ले सकते हैं 1 और ये 2, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने पद लिए वो तो R1 और R2 के फॉर्म में थे, और जो यहाँ पे लिए आपने वो C1 और C2 की फॉर्म में थे। तो आप ये जानेंगे कि जो हमने ये जो लिए हैं पद, ये पद हमारे R1 और R2 2 पद कहलाएंगे। तब जिस समय हम रो को काउंट करेंगे उस समय कॉलम को काउंट नहीं करेंगे, और जिस समय कॉलम को काउंट करेंगे उस समय रो को काउंट नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हम पदों की संख्या भी निकाल सकते हैं कि 2 होगी, और 2 मैंने R1 R2 यानी जो मैंने पद दिखाए हैं वो R1 R2 बराबर C1 C2, यानी R1 R2 जो है वो क्या है, एक पद को डिनोट कर रहे हैं, और C1 और C2 जो है वो यानी R1 और R2 कॉमा लगा लेंगे, C1 और C2,
या तो R1 R2 या फिर C1 C2, ये आपस में दो पद हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज हमने इतना समझा। इसके बाद जो है वो आपको दो क्वेश्चन मैं समझा रही हूँ, वो देखिएगा। ठीक है, अब इसमें जो है आपके दो क्वेश्चन है क्या कि एक तो यदि ओमेगा इकाई का घनमूल हो तो सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। ओमेगा इकाई का घनमूल हो तो सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें को दे रखा है ए ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, एंड इसकी वैल्यूज जो है वो हम क्या रख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देन ए जो है वो है R1 R2 R3 के लिए 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1। इसको हम देख रहे हैं कि इसमें R1 की पंक्ति को चेंज करते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 के लिए। इसको रखने पर इसकी मॉड की वैल्यूज जो है वो आ जाती है 0 0 0, यानी तीनों ही पंक्तियों में हम अगर इसको जोड़ेंगे तो ये तीनों ही बराबर 0 के बराबर आ जाएंगे। यानी अगर किसी पंक्ति में सभी पदों का मान यानी सभी अवयव जो हैं सभी अवयवों का मान 0 होगा तो एक चाहे पंक्ति हो चाहे वो कॉलम हो, तो ऐसी स्थिति में उस सारणिक का मान क्या होता है 0 रहेगा। ठीक है, दूसरी बात मैं ये समझाना चाह रही हूँ एक क्वेश्चन को लेकर कि सारणिक और आव्यूह के लिए। तो यहाँ पर x के मान को ज्ञात करना है, जबकि पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको सारणिक के रूप में और दूसरा क्वेश्चन दे रखा है आपको आव्यूह के रूप में। क्वेश्चन सेम है, बस सारणिक और आव्यूह का अंतर आपको देखना है। तो हमने ये देखा कि जो हमने बी पार्ट पहले ले लिया क्योंकि हम जानते हैं कि अवयव क्या है। तो ठीक है, तो आव्यूह के लिए हमने लिया कि इसके अवयव हैं 2 4 6 1 2x 4 6 8 x। तो ये हमने लिए जब बराबर, तो हमने ये देखा कि a बराबर b के लिए, किसके लिए a बराबर b के लिए ये आव्यूह समान होगी। जब ऐसा दिया हुआ है तब हम क्या करते हैं कि इन दोनों की तुलना करते हैं। तुलना करने पे हमने क्या देखा 2x बराबर 2, 4 की जगह 4 है, 6 की जगह 6 है और x के बराबर 1 है। तो 2x बराबर 2 रखने पर x की वैल्यू 2/2, और वैसे भी हमारी ये वैल्यू निकल के आ रही है कि x बराबर 1 के लिए, तो x बराबर 1 के लिए पहला मान इसका निकल आता है। इसी तरीके से जब सारणिक के लिए लेते हैं हम इसका मान, तो सारणिक का मान जो है वो आपका आ रहा है 2 6 4 1 2x 4 6x। ठीक है, जब इस तरीके से लेते हैं तो 2 × 1 माइनस 6 × 4 बराबर 2x × x माइनस 6 × 4। इस तरीके से रखेंगे तो 2 माइनस 24 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 24। तो इन दोनों को सॉल्व करके क्या वैल्यूज आ रही है, ये आ रही है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर ये वाली वैल्यू जो है वो इसके बराबर है तो हम कंपेयर करें। यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है सारणिक की, और जबकि आव्यूह में आप क्या कर रहे थे इसकी वैल्यू ना निकाल के इसको जो है वो आप तुलना कर रहे थे, जबकि इसमें सारणिक में आप क्या कर रहे हैं, ये क्या है सारणिक। तो सारणिक की वैल्यू में आप क्या कर रहे हैं कि इनकी वैल्यू निकाल रहे हैं। मुख्य विकर्ण के अवयवों को मल्टीप्लाई कर फिर माइनस में दूसरे विकर्ण के अवयवों को उसमें से घटा देंगे। इसी तरीके से दूसरी उसमें से मुख्य विकर्ण के अवयवों को आप क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई करके, और दूसरे विकर्ण में से उसे घटा देंगे। तो जो वैल्यू x की आ रही है वो यहाँ पर मान आया था 1, जबकि इसके लिए इसकी वैल्यू क्या आ रही है x बराबर +- 1। तो इस तरीके से हमने आज सारणिक को समझा है। सारणिक की प्रॉपर्टी के लिए अब आगे हम समझेंगे। ठीक है।